हाय गाइस, मेरा नाम उत्कर्ष कुमार है। मैंने इस बार यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में 55th रैंक प्राप्त किया है। मैं अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैं झारखंड के एक छोटे से शहर हज़ारीबाग में दो गवर्नमेंट सर्वेंट्स का बेटा हूँ। मेरी माँ टीचर है, मेरे पापा जूनियर इंजीनियर हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ डीएवी हज़ारीबाग से करी है। स्कूल में मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट शाई सा बच्चा था, पढ़ाई में मन लगता था, मुझे मैथ्स में मज़ा आता था, इसलिए मैंने जेईई की तैयारी करी। 2 साल काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करके मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंचा। आईआईटी बॉम्बे में मुझे मेरी पर्सनालिटी को अनलॉक करने का एक सही मौका मिला। मैंने इसके फ़ायदे उठाए। मैंने अपनी हॉबीज़ यहाँ डेवलप करी। मुझे यहाँ पे ट्रैकिंग जाने का मौका मिला, माउंटेनियरिंग कोर्स करने का मौका मिला, मुझे पढ़ाने के बहुत सारे अवसर मिले। और चूँकि मेरी पढ़ाई अच्छी थी तो मैं टीचिंग असिस्टेंट लगातार बना रहा। मैं अपने 8 में से 5 सेमेस्टर्स में टीचिंग असिस्टेंट था। इनफैक्ट मेरे काम को अप्रिशिएट किया गया और मैं हेड टीचिंग असिस्टेंट भी 2 बार बना वहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारी इवेंट्स कॉम्पिटिशन में भी भाग लिया मैंने। माइक्रोसॉफ्ट का एक नेशनल कॉम्पिटिशन है बिल्ड द शील्ड, उसमें हमने नेशनल लेवल पे 3rd रैंक प्राप्त किया। इसके अलावा बहुत सारी टीम वर्क, फेस्टिवल्स, कमिटीज़ का पार्ट होने का मुझे मौका मिला। तो ये सब से एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है वो मुझे सही मायने वहाँ सीखने को मिला। मैं ये एस्पेक्ट इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कॉलेज लाइफ में ही फुल ऑन प्रिपरेशन में लग जाते हैं। मैं इसे डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कॉलेज में आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं अपने पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, वो बाद में नहीं मिलते हैं। इनका फ़ायदा उठाने से आपका प्रोफाइल भी डेवलप होगा, आपका इंटरव्यू स्टेज अच्छा होगा और आगे की लाइफ के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चूँकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स का ही बेटा था, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक स्पिरिट ऑफ सर्विस और परिश्रम का जो इनकलकेशन है वो हो रखा था। पर कॉलेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी तो मैं उनका फ़ायदा उठाना चाह रहा था। इस चक्कर में मुझे सिविल सर्विस में आना है या नहीं आना है मैं श्योर नहीं था। साथ में बढ़िया नौकरी लग गई गोल्डमैन सैक्स में, तो मैंने सोचा चलो वहाँ भी देख लेते हैं, सीख लेते हैं, कुछ थोड़ा कमा भी लेंगे ताकि मैं सीधा कॉलेज के बाहर एक बर्डन नहीं बनूँ अपने पेरेंट्स के ऊपर। वहाँ भी मैं 1 साल गोल्डमैन सैक्स में था बैंगलोर में। वहाँ कुछ इवेंट्स थे, उनमें पार्टिसिपेट किया मैंने। ऑक्सफैम एनजीओ का एक फंड रेजिंग इवेंट था, उसके लिए हम लोगों ने 100 किलोमीटर वॉक किया और 2 लाख रुपये रेज भी किए थे। इसके अलावा एक फ़िटनेस इवेंट में मुझे अपनी टीम को लीड करने का मौका मिला। अगेन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलते हैं और इनका फ़ायदा उठाना काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इस 1 साल में मुझे और भी ऑफिसर्स से, अपने दोस्तों से, फैमिली से और कुछ सिविल सर्वेंट्स की ऑटोबायोग्राफी से एक्सपोजर हुआ। तो ये सब मिला जुला कर मैंने एक ज़्यादा वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सका कि मुझे सिविल सर्विस में आना है। एक बार ये क्लियर हो गया तो मैंने जॉब के दौरान ही लास्ट के 2 महीने थोड़ी तैयारी करी। मैं डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, थोड़े एनसीईआरटीज़ पढ़ रहा था, ताकि मुझे पता चल जाए मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूँ आगे में। ऐसा नहीं हो कि जॉब भी छोड़ दी और पढ़ाई में मज़ा नहीं आए। एक बार जो थोड़ा रिदम बैठ गया तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैंने दिल्ली शिफ्ट हो गया। मेरा पहला अटैम्प्ट था तो मैंने सोचा एक कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। वाजिराम एंड रवि में मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया। इसके अगेन प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मेन बेनिफिट तो ये था कि इस अथाह सागर में, इस एंडलेस ओशन में मैं खोया नहीं। मुझे एक इनिशियल मार्गदर्शन मिलता रहा, मुझे इनिशियल रास्ता दिखा और उस पर मैं चलता गया। वैसे तो 300-500 लोगों की क्लासरूम्स होती है, तो हो सकता है आप उतने इंटरेक्टिव नहीं रहो, लेकिन चूँकि मैंने पैसे भी दिए थे और मेरा कमिटमेंट भी था तो मैं अच्छे से पढ़ता था और क्लासेस में क्वेश्चंस ही पूछता था। मेरे हर 2 घंटे की क्लास में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस होते थे। इससे मेरा भी मोटिवेशन लेवल बना रहता था, मेरे डाउट्स क्लियर होते थे और एक अच्छी इमेज बन जाती थी। इस इमेज के कारण मेरा सात्विक भान सर से भी इंट्रोडक्शन हुआ और वो मेरे लिए आगे भी एक मेंटर के फॉर्म में लगातार प्रेजेंट रहे, ताकि जब भी मुझे स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी हो,
अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिस्कस करने हो तो वो थे वहाँ पर। और इम्पॉर्टेंटली नॉर्मली अगर आप मेंस की आंसर शीट सबमिट करते हो तो वापस आने में 7 से 14 दिन लगते हैं। उतनी देर में आप भूल भी सकते हो कि मैंने क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, मेरा मेंटल स्टेट क्या था उस टाइम पे। सात्विक सर के होने से मुझे सेम डे या नेक्स्ट डे फीडबैक मिल जाता था। इसके अलावा दिल्ली में रहने से एक इकोसिस्टम रहता है, आप लोगों को पढ़ते देखते हो, आप खुद एक दो अच्छे दोस्त बनाते हो जो आपको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको पुश करते हैं, कम्पीट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे 2 दोस्त मेरे भी बने वहाँ पे, प्रियंका गोधरा और हर्षल महाजन, जो बाद में भी मेरे साथ लगातार टच में रहे। तो ये तो पॉजिटिव्स हो गए, लेकिन कोचिंग के नेगेटिव्स भी होते हैं कि आपके पैसे काफ़ी लगते हैं, 1.5 से 2 लाख का फाउंडेशन कोर्स ही होता है। उसके अलावा कोचिंग्स में आप कम ही सिलेबस कवर कर सकते हो। कोचिंग्स में पॉसिबल नहीं है कि आप 50-60% से ज़्यादा सिलेबस कर सको, अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। और तीसरा, आप अपने पेस पे नहीं पढ़ते हो, कोचिंग में आप उनके पेस पे पढ़ते हो। और चूँकि ये रॉकेट साइंस नहीं है तो बहुत बार लगता है कि आप अपने पेस पे ज़्यादा तेज़ पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो लोग कोचिंग का सोच भी रहे हैं, आप उसे एक इनिशियल गाइडेंस के फॉर्म में देखिए, लेकिन एट सम पॉइंट यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। यहाँ पे बुक्स वगैरह खुद से पढ़नी है, क्लास नोट्स को एज अ गाइड आप लेके चलो। इनफैक्ट मेरे भी कोचिंग शुरू होने के 6 महीने बाद से मैं ज़्यादा सिलेक्टिव हो गया था। मैं कुछ आधे क्लासेस अटेंड करता था, बाकी मैं अटेंड नहीं करता था। मैंने मैथ्स के लिए भी कोचिंग लगाई थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। मुझे लगा मैं अगेन क्लासरूम से बाहर खुद से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो मैंने वो नोट्स यूज़ करे, लेकिन मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता कोचिंग मैथ्स के लिए। मेरा पहला अटैम्प्ट था और मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस नहीं कर सका। इस चक्कर में मेरा मैथ्स तो ठीक ठाक रह गया, लेकिन पहले अटैम्प्ट में मेरा जीएस काफ़ी बुरा था। मेरे 1000 में से 331 नंबर थे, 331 आउट ऑफ 1000। इस तरह के मार्क्स के साथ आप बाकी जगह कुछ भी कर लीजिए, आपको अल्टीमेटली लिस्ट में नाम आना बहुत मुश्किल है। फाइनली इंटरव्यू का स्टेज भी आया, वो भी मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज़ देके किए थे। पर्सनैलिटी ठीक ठाक थी तो अच्छे नंबर आ गए, लेकिन जब फाइनली फर्स्ट अटैम्प्ट का रिज़ल्ट आया तो काफ़ी बुरा था। जीएस के मार्क्स काफ़ी कम थे, मैथ्स और इंटरव्यू ठीक थे, तो मेरे लिए इतना इंडिकेशन था कि मैं मैथ्स को कंटिन्यू रखना चाहिए मुझे, और इंटरव्यू भी ठीक है मेरा। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती, एकमात्र चुनौती जीएस पे काम करना था, जो कि आपका 50% ऑफ द सिलेबस है। इस पॉइंट में मैं ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऑप्शनल का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो आपका 500 नंबर का जो पेपर है, उसमें आपको आराम से 20-30 नंबर, 40 नंबर का एज मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना अच्छा करते हो। मेरे लिए मैथ्स नेचुरल चॉइस थी क्योंकि मुझे मज़े आते थे इसमें। मैथ्स मेरे लिए एक ब्रेक भी था बाकी जीएस सब्जेक्ट से, जो कभी कभी थोड़े मोनोटोनस हो सकते थे। मैथ्स ऊपर से काफ़ी हाई स्कोरिंग भी है, पिछली बार हाईएस्ट 340 था, उसके पहले 360 था। तो मेरे लिए मैथ्स इसलिए नेचुरल चॉइस थी। आप भी अपने हिसाब से अपना स्ट्रेंथ डिसाइड कीजिए, आपको किन एरिया से मज़ा आता है वो उठाइए, एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनाइए। मेरी स्ट्रेटेजी यही थी, मुझे मैथ्स में एकदम बढ़िया नंबर चाहिए, पर्सनालिटी में मुझे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे एवरेज या अबव एवरेज नंबर चाहिए। ये मैं पहले अटैम्प्ट में कर नहीं सका, लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में मैं फिर भी रीजनेबली कर सका। सेकेंड अटैम्प्ट में की जब बात आई तो इंटरव्यू के बाद लॉकडाउन लगा हुआ था। मैंने इस समय का काफ़ी फ़ायदा उठाया और मैंने अपना ऑप्शनल बहुत ही अच्छे से सलीके से कर लिया। तो जब मेरे सेकेंड अटैम्प्ट की यानी CSE 2020 की प्रीलिम्स का टाइम था, तो उस टाइम तक मेरा ऑप्शनल पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में था। और प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लगाई। मुझे लगता है अगर आप 3 कोचिंग्स के सारे टेस्ट सॉल्व कर लेते हो, जो 20 से 25 टेस्ट आते हैं, तो आप रीजनेबली आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्रीलिम्स में आपकी एक्यूरेसी, आपका श्योर शॉर्ट आंसर्स नॉर्मली कम होता है। बहुत कम ही लोगों के 100 में से 40 से ऊपर क्वेश्चन श्योरिटी से पता होते हैं। तो इस लिहाज से ये तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना डिड्यूस कर पाते हो, आपके गेस कितने अच्छे होते हैं। एक जो सबकॉन्शियस नॉलेज होता है, उस हिसाब से आप कैसे आगे बढ़ते हो, ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इस बार का प्रीलिम्स, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट प्रीलिम्स बोला जा रहा है। सो कट ऑफ भी इस बार देखा हमें 92 गया है, जो कि बहुत बहुत कम है। इसमें भी एग्ज़ाम हॉल में मुझे लगा कि मुझे क्वेश्चंस नहीं आते हैं,
मुझे 35-40 नंबर श्योर से 35-40 क्वेश्चन ठीक से पता थे मुझे, लेकिन मैंने गहरी सांस ली, खुद को बोला कि ये भी हो जाएगा, और प्रैक्टिस करी थी। तो जो तुक्के थे, जो गेस वर्क था, सब काफ़ी हद तक भिड़ गया और मेरा प्रीलिम्स निकल गया। अगेन यहाँ पे टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी टाइमलाइन क्लियर थी कि प्रीलिम्स के पॉइंट पे मेरा ऑप्शनल पूरी तरह से मेरे हाथ में था। तो जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का पीरियड था, उसमें मुझे मेरा ऑप्शनल बहुत कम करना पड़ा। मेरा टिपिकल रूटीन ऐसा होता था, मैं सुबह में उठता था, मैथ्स का आधा टेस्ट सॉल्व करता था 1.5 घंटे में, उसका रिव्यू देखता था खुद से, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। ये करते करते 12 बजे तक मेरा काम हो जाता था। फिर लंच किया, उसके बाद जो बाकी 2 शिफ्ट्स हैं, आफ्टरनून वाले, रात वाले, दोनों जनरल स्टडीज़ के लिए खाली थे, कि मुझे पता था मेरे लिए यही गेम मेकर या गेम ब्रेकर है, यही मेरा गेम चेंजर है जो मुझे लिस्ट में ला सकता है। मैंने इस टाइम पे बहुत सारी प्रैक्टिस करी, बहुत सारे नोट्स इम्प्रूव करे। मेरे नोट्स जो करंट अफेयर्स के केस में मंथली मैगजीन्स और कुछ हद तक न्यूज़पेपर का मिक्स था, उनको मैंने और डेप्थ में बार बार लिखा। मैंने और बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लगाई। इस बार मैंने शंकर की टेस्ट सीरीज़ लगाई, लुकमान की एथिक्स के लिए लगाई, क्योंकि एथिक्स में मुझे लगता है वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें एक एडवांटेज बना सकें। मेरे एथिक्स से 121 आए, जो अल्टीमेटली टॉप 10 में बोला जा रहा है। चूँकि मेरा मैथ्स ऑलरेडी अच्छा था, तो वो भी मेरा अच्छा रहा। मेरे अल्टीमेटली 322 आए आउट ऑफ 500, जो इस साल हाईएस्ट बोला जा रहा है ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा मैंने एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था। ये फोरम का AWFG नाम से चलता है, आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप। ये आपके हफ्ते में 4 टेस्ट अपलोड करते हैं 1-1 घंटे के, जो काफ़ी बढ़िया होते हैं UPSC स्टैंडर्ड के, और इस बार तो उन्होंने इवैल्यूएशन भी इसका चालू कर दिया है। तो जो लोग नेक्स्ट मेंस के लिए अपीयर होने वाले हैं या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये एक टेस्ट सीरीज़ है जो यू शुड डेफिनेटली वॉच आउट फॉर। आपको चांस मिलता है तो बिल्कुल ज्वाइन करें। तो मैंने इस पीरियड में बहुत सारे टेस्ट लिखे, जहाँ मैंने पहले अटेम्प्ट में सिर्फ 10 टेस्ट लिखे थे, इस अटेम्प्ट में मैंने 25 से ऊपर टेस्ट लिखे सिर्फ GS में। मैंने 15 मैथ्स के टेस्ट लिखे और कुछ 30 टेस्ट मैंने खुद से अपने लिए लिखे, जो मैंने इवैल्यूएट नहीं करवाया, लेकिन मैं अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने आइडिया के लिए लिखा था। तो ये सब मिला करके मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अपना टाइम ठीक से मैनेज किया, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आपने एनालाइज कर रखा है, तो आप यहाँ पे बहुत ऊपर जंप कर सकते हैं। चूँकि मेरे नोट्स मैंने उतने इम्प्रूव करे, मैंने उतने टेस्ट और लिखे, तो मेरा पिछले अटेम्प्ट में जो 331 था GS में, वो 386 बन गया। आपका मोटा मोटी 50 नंबर के इंक्रीज़ हुए हैं, 50 मार्क्स का इंक्रीज़ हुआ है। मेरे लिए यही गेम चेंजर था। फिर इंटरव्यू प्रेप के लिए मैंने अपने डैफ में जो पॉइंटर्स थे वो आइडेंटिफाई किए, उनके बारे में गूगल से बहुत कुछ पढ़ा, विकीपीडिया से बहुत कुछ पढ़ा, पहले के ट्रांसक्रिप्ट्स देखे, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए। मेरे मॉक इंटरव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे गए थे, लेकिन एक्चुअल इंटरव्यू में थोड़ा सा रह गया। मैम थोड़ा, जो स्मिता नागराज मैम थी, थोड़ा स्ट्रेस टेस्टिंग कर रही थी और मैं उतना स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाया ठीक से, और एक मेंबर मेरे होम टाउन में सर्व कर चुके थे, तो उनका इन डेप्थ नॉलेज में मैच नहीं कर पाया। तो अल्टीमेटली इंटरव्यू में थोड़ा 19 रह गया। फिर भी सब मिलाकर के मेरा 996 बना इस बार और 55वां रैंक आ गया है, और फाइनली मुझे अपनी ड्रीम सर्विस मिल गई है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।